जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे मिसलेनियस पोर्शन जनरल साइंस में केमिस्ट्री का जो मिसलेनियस पोर्शन है वो, और इसके अलावा हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव completed दिस अटॉर्नी जनरल, और वील बी स्टार्टिंग विद द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। सो इतना सब कुछ है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ, और आज हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। देन टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी पोर्शन। ऑल्दो व्हेन आई अर्लियर स्टार्टेड दिस साइंस, सो मैंने 2 वीडियोज़ उसके डिस्कस किए थे बायोलॉजी के, बट नेवरदलेस हम उसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से, जैसे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं वैसे ही करेंगे। सो आई विल अपलोड देम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरीज कॉमनली यूज इन डिवाइसेज सच एज टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर्स एट्सेट्रा। तो बैटरीज जो यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोड्स के तौर पे, दैट इज़ निकल एंड कैडमियम, mainly used as electrodes in rechargeable batteries of mobiles, torch lights, electric shavers, etc. And in this cathode of nickel hydroxide एंड एनोड ऑफ कैडमियम इज़ यूज्ड। तो कैथोड में निकल हाइड्रोक्साइड और एनोड में कैडमियम का यूज़ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेनली इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है। इन माइक्रोवेव ओवन द माइक्रोवेव ट्यूब इज़ यूज्ड, माइक्रोवेव ट्यूब यूज्ड इज़, तो माइक्रोवेव जो ट्यूब यूज़ होती है वो होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। मैग्नेट्रॉन ट्यूब एक हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब है जो कि यूज़ होती है टू प्रोड्यूस हाई वेव माइक्रोवेव एनर्जी। इसमें जो मैग्नेटिक ऑपरेशन होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मस्ट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आजकल ये माइक्रोवेव ovens में भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज सेइंग about some chemical: freon, tetraethyl lead, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको इसको मैच करना है। तो देखिए, फ्रियॉन यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, टेट्राथाइल लेड होता है एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे, बेंजीन हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे। ठीक है, सो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सब्सटेंसेज और एप्लीकेशंस। एस्पार्टेम, फ्रियॉन, नियोप्रिन, बेनाड्रिल। तो देखिए, एस्पार्टेम तो स्वीटनर होता है आर्टिफिशियल। फ्रियॉन हमने देखा कि रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। नियोप्रिन जो है वो सिंथेटिक रबर है। और बेनाड्रिल, जैसे बेनाड्रिल का सिरप भी आपने सुना होगा, ये एंटी हिस्टामीन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल्स, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली टू बी फाउंड इन देम। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से पेयर सही मैच कर रहे हैं। कॉमनली यूज कंज्यूम मटेरियल्स में पहली चीज़ है लिपस्टिक। इसमें बोल रहे हैं कि जो अनवांटेड या कंट्रोवर्शियल केमिकल्स जो इनमें पाया जाता है वो होता है मर्क्यूरी, सॉरी लेड। सो इज इट करेक्ट? येस, इट इज़ करेक्ट। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, अगेन करेक्ट। चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, अगेन करेक्ट। तो तीनों ही करेक्ट हैं। लेड इज कॉमन impurity फाउंड इन द कॉस्मेटिक्स, लिप प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक एंड अदर कॉस्मेटिक्स सच एज आई शेडोज, ब्लशेज, कॉम्पैक्ट पाउडर, शैम्पूज, बॉडी लोशंस, इन सब में पाया जाता है। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल एक फूड एडिटिव है जो कि प्राइमरीली यूज़ किया जाता है टू हेल्प इमल्सिफाई सिट्रस फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, preventing them from separating during the distribution. It is banned as a food additive in Europe and Japan. Monosodium glutamate is a glutamate or salt of glutamic acid, non-essential amino acid है। Neurotransmitter है, transporting messages from one nerve cell to another because it is said to enhance the flavors. Some scientists believe it excites nerve endings and exhibits neuroexcitatory properties, that is the ability to stimulate the neurons. और इसीलिए बार बार वो खाने के जो चस्के आते हैं, जो पैलेट, जो आपकी टंग पैलेट होती है, वहाँ पे जो आपको फील आता है वो इन्हीं की वजह से जनरली आता है। ये नर्व एंडिंग्स को एक्साइट करते हैं बिकॉज चाइनीज़ फास्ट फूड में इसका यूज़ होता है।
मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू. पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एंड मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट. कहाँ कहाँ किसका यूज़ होता है? तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ होता है फोटोग्राफी में. पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है गन पाउडर के तौर पे. पोटेशियम सल्फेट का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र के तौर पे. और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज़ होता है बेकरीज में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? सल्फर डाइऑक्साइड टीथ. देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ है एसिड रेन में. फ्लोराइड पोल्यूशन, ये टीथ बेसिकली टीथ का है. मिथाइल हाइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. ओजोन डिप्लीशन स्किन कैंसर करता है. बिल्कुल सही, ये करेक्टली मैच्ड है. नेक्स्ट देखते हैं. असर्शन है फिनाइल इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड जर्मिसाइड. रीज़न ये है कि फिनाइल इज फिनॉल डेरिवेटिव एंड फिनॉल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड. ठीक है. सो दोनों ही सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. फिनाइल इज फिनॉल डेरिवेटिव एंड फिनॉल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड. सो इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग इट. Phenyl is an effective germicide. It is a derivative of phenol. That is why it also has germicidal property. Actually, phenyl is an emulsion of light. Oh, 1 second, please. सो या वी भैया फिनाइल जो है इट इज़ एन इफेक्टिव जर्मिसाइड. डेरिवेटिव है ये फिनॉल का. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी. एक्चुअली जो फिनाइल होता है वो इमल्शन होता है लाइट क्रियोसोट ऑयल का एंड वाटर विथ सोप. क्रियोसोट ऑयल में कार्बोलिक एसिड होता है, क्रियोसॉल होता है और दूसरे होमोलोग्स होते हैं फिनॉल के, जो कि नेसेसरी जर्मिसाइडल जो पावर होती है उसको एक्सर्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. साइंटिस्ट एंड द इन्वेंशंस. रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबल, कार्टराइट और ग्राहम बेल. सो रदरफोर्ड एटम बॉम्ब के लिए एटम बॉम्ब बनाया था इन्होंने. एल्फ्रेड नोबल जो थे वो डायनामाइट के लिए फेमस है, नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पर है. कार्टराइट इज फॉर पावर लूम and Graham Bell, as we all know, is for telephone. Match list 1 with list 2. Specification and date. Technology Day, Photography Day, National Sports Day, Nagasaki Day. देखिए नागासाकी डे 6 और 9 अगस्त को गिरा था. हिरोशिमा में 6 को और नागासाकी में 9 को जो एटम बॉम्ब गिरा था. नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में. इसके बाद टेक्नोलॉजी डे की बात करें तो 11 मई को होता है. पोखरन टेस्ट हुआ था 1998 में. और सबसे पहले की बात करें तो 18 मई को हुआ था 1974 में. और बचा हुआ जो है वो है फोटोग्राफी डे जो कि है 19 अगस्त को 19 अगस्त को. फॉर विच ब्रांच ऑफ साइंस UN हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2011. तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री डेजिग्नेट किया था 2011 को. पुराना क्वेश्चन है. 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ. इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट. 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास. International Year of Sustainable Mountain Development and International Year of Basic Sciences and Sustainable Development. United Nations Framework for Convention on Climate Change, ये किससे डील करता है? So it deals with greenhouse gas reduction in fossil fuel usage, CO2 emission mitigation, reduction in uranium production, greenhouse gases emission mitigation. It is known fact that CO2 falls under greenhouse gas, तो CO2 भी mitigate होगा ही. April 22nd
2016 में 175 कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इंडिया साइन किया था इन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन. पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो थी दे हैव एग्रीड दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 21st सेंचुरी शुड नॉट बी इंक्रीज फॉर मोर देन 2% in comparison to the temperature of pre-industrial era. नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द पीपल सही है. हेग बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स हेग कन्वेंशन हुआ था. तो देखिए हेग कन्वेंशन हुआ था फॉर द सिविल ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन इन मल्टीलेटरल ट्रीटी है ये जो कि एक्सपीडिशियस मेथड प्रोवाइड करती टू रिटर्न अ चाइल्ड इंटरनेशनली abducted by a parent from one member to another member country to another. ठीक है. देन तालानुआ डायलॉग ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए था, ये भी सही है. एंड अंडर टू कोएलिशन चाइल्ड राइट्स, तो अंडर टू कोएलिशन एक ग्लोबल कम्युनिटी है ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स कमिटेड टू एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट. ये कोएलिशन है सब नेशनल गवर्नमेंट का जो कि 2015 में बनाया गया था. दैट एम्स टू अचीव द ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन. ओनली पेयर 1 and 3 आर करेक्टली मैच्ड. राइट. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मेड इट मैंडेटरी टू ब्लेंड एथेनॉल विद गैसोलीन. तो मैंडेटरी हुआ है ब्राज़ील के द्वारा. ये भी पुराना क्वेश्चन है. 1976 में ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था ब्लेंड करना एथेनॉल को गैसोलीन के साथ 2007 से. लीगल ब्लेंड जो है वो 25% एथेनॉल एंड 75% गैसोलीन का है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर. इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही हैं. सो बी एंड सी दोनों ही आ जाएंगे. Some other inorganic pollutants are carbon dioxide, monoxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide. The chief source of hydrogen sulfide pollutant is chief source is decaying vegetation and animal matter. So hydrogen sulfide एक colorless गैस है with the odor of rotten eggs. सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है इसमें. H2S is naturally formed during the decaying vegetation and animal matter and bacterial decomposition of animal, human and animal waste. ये it is present in emissions from sewage treatment facilities and landfills. And these are the chief environmental sources of H2S pollutant. H2S is also released naturally from geothermal fields. Its industrial sources include oil and natural gas extraction, petrochemical plants, coke oven plants, craft paper mills, etc. नेक्स्ट देखिए द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग आर. तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा CO2 का है, फिर मीथेन का है CO2, फिर N2O का है, फिर CFC. देखिए सबसे ज़्यादा तो वाटर वेपर का है 60%. उसके बाद 26% CO2, 4 to 9% मीथेन, 3 to 7% ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O अबाउट 1.5, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बाकी 0.1 से 0.4. Harnessing of nuclear energy often causes thermal pollution. Thermal pollution is the degradation of water quality by any process that changes the water temperature. A common cause of thermal pollution is use of water as a coolant in power plants, thermal as well as nuclear power plants. When water used as a coolant is returned to the natural environment at a higher temperature, sudden change in the temperature decreases oxygen supply and affects the ecosystem composition. Next question is green muffler is used against which type of pollution? तो it is used against noise pollution. green muffler का मतलब होता है जैसे हाईवेज के आसपास जो पेड़ पौधे लगा देते हैं तो जनरली दे आर द बैरियर्स विच आर ग्रोन नियर नॉइजी प्लेसेस. तो इससे क्या होता है जो इम्पैक्ट होता है नॉइज़ का वो कम हो जाता है. लाइक बाय प्लांटिंग 4 to 5 rows around the populated areas or noisy places along the roadside, industrial areas, societies, highways. एंड ये जो डेंस ट्रीज हैं दे रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन एज दे फिल्टर आउट द नॉइज एंड ऑब्स्ट्रक्ट इट रीचिंग द सिटीजन्स. मैग्नेटिक पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटिक पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टव्स विद होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइन्स. तो देखिए सबसे ही होता है. मैग्नेटाइट एक ऑक्साइड है जो कि बनता है बाय iron ions of valences 2+ and 3+.
Biologically formed nanoparticles of the strongly magnetic minerals magnetite were first detected in human brain over 25 years ago. These brain magnetites display compelling similarities with the magnetite nanosphere formed by combustion, which are ubiquitous and prolific in urban airborne particulate matter. Magnetite have potentially large impact of the brain due to its unique combination of redox activity, sulfur charge, surface charge, and strongly magnetic behavior. Magnetite could be toxic to the brain, generating harmful reactive oxygen species that have been linked to Alzheimer's disease. In addition to occupational settings, including, for example, exposure to printer toner powder, higher concentration of magnetite pollution, nanoparticles are likely to arise in the indoor environment from open fires or poorly sealed microwave stoves used for cooking and or heating, and in the outdoor environment from vehicle, tailpipe and brickware, and or industrial power plants, PM sources, particulate matter sources. टेलीफोन लाइंस प्रोड्यूसेस लो फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि पोटेंशियल सोर्स होता है मैग्नेटिक पार्टिकल्स का. सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. यूपीएससी ने हालांकि इसके लिए बी दिया था ऑफिशियल की में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस. तो इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है. कंप्लीट कंबशन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, hydrocarbons react with oxygen, water and carbon dioxide are produced. Incomplete combustion में when the supply of air and oxygen is poor, so carbon monoxide produce होती है जो कि एक poisonous gas है, and carbon as soot and produced instead of carbon dioxide. The main air pollutants in metropolitan cities are O3, CO, SO2, CO2, NO2, none of the above. तो देखिए एमिटर जो स्मोक होता है ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्रीज से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, lead, ozone, etc. सब होता है. So which are present in all options. Next question, what is particulate matter? Particulate matter क्या होता है? It is air pollutant. So particulate matter also known as particle pollution. ये एक complex mixture है extremely small particles का and liquid droplets का that get into the air. Once inhaled, these particles can affect the heart and lungs and cause serious health problems. The size of respirable suspended particles matters in air is, so it is less than 5 micron. RSPM is the fraction of total suspended particulate matter जो कि है which is readily inhaled by human through their respiratory system and in general considered as particulate matter with their diameter less than 2.5 microns. Under the Government of India National Air Quality Monitoring Program covering 312 cities, towns in 29 states and 6 union territories, देखिए अभी तो 28 states हो गए. Which of the following combination has been identified for regular monitoring of the locations? So इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं PM10 एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स दैट इज PM2.5. CPCB एग्जीक्यूट कर रही है एक नेशन वाइड प्रोग्राम एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का जिसको NAMP बोला गया है. 804 ऑपरेटिंग स्टेशंस कवर कर रहे हैं, 344 सिटीज़ और टाउन्स को कवर कर रहे हैं. सो अगर हम देखें NAMP में 4 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2, respirable suspended particulate matter and fine particulate matter PM2.5. They have been identified for regular monitoring at all locations. The monitoring of meteorological parameters such as wind speed and wind direction, relative humidity and temperature were also integrated into the monitoring of air quality. Smog is essentially caused by the atmospheric presence of, so smog is essentially caused by the atmospheric presence of oxide of nitrogen and sulfur. Smog एक तरीके का it is a type of intense air pollution. Word smog is a contradiction of the word smoke or fog. To refer the smoky fog, it is a kind of visible air pollution and is composed of nitrogen oxide, sulfur oxides, ozone, smoke and other particulates. Man-made smoke is derived from coal combustion emission, vehicular emissions, forest industrial emissions, forest and agricultural fires and photochemical reactions of these emissions. Next question, with reference to eutrophication, which of the following statement is or are correct? It is a phenomenon of nutrient enrichment of a water body. It depletes dissolved oxygen of the water.
तो दोनों ही देखिए सही है. यूट्रोफिकेशन इज द एक्सेसिव रिचनेस हो जाती है जब किसी भी लेक में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिचनेस हो जाए न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. फ्रिक्वेंटली रन ऑफ की वजह से फ्रॉम लैंड, जहाँ पे डेंस ग्रोथ है प्लांट लाइफ की, दिस इंड्यूसेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑल्सो, एंड दिस प्रोसेस डिप्लीट्स द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर. तो जब ज़्यादा एल्गी होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक होगा एक्सेसिव ब्रीदिंग में. Eutrophication is often induced by discharge of nitrate or phosphate containing detergent fertilizers or sewage into the aquatic system. Next question, eutrophication of water body results from, so it results from high amounts of nitrogenous nutrients and orthophosphates. Next question, biological oxygen demand BOD is a standard criteria for, so it is a standard criterion for pollution assay in the aquatic ecosystem, assessing oxygen levels in high altitude regions. बेसिकली पॉल्यूशन असे के लिए होता है ये एक्वेटिक सिस्टम. ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. So it is a standard criterion for pollution assay in aquatic system. Organic and inorganic waste utilizes the soluble oxygen in water bodies to decompose, which reduces the amount of soluble oxygen in water. The decrease in the amount of soluble oxygen increases its demand. More BOD indicates water is being infected. Therefore, demand for oxygen is directly related to the amount of increasing waste. This demand is called as BOD. Where there is high BOD, there will be low dissolved oxygen. Next, physico-chemical characteristics of water in water sources undergo changes due to. So they undergo changes due to effluents. Physico-chemical characteristics of water in water sources undergo changes due to effluents. Effluent is generally considered to be water pollution, such as the outflow from a sewage treatment or wastewater from discharge of industries. The outflow of polluted water is mainly done in rivers, lake, sea, etc. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड. सो वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में इसका मेंशन होता है. इंसिनरेशन के तौर पे ही प्लाज्मा पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज ये क्या होती है, थर्मल प्रोसेसेस होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर का यूज़ करती हैं ब्रेक डाउन द वेस्ट. प्लाज्मा गैसिफिकेशन सिस्टम फैसिलिटेट्स safe disposal of all types of organic waste. The inorganic materials like glass, metals can also be minimized to slag. In plasma pyrolysis, the most likely compounds which are produced include carbonaceous matter, methane, carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, and water molecules. The product gases recovered has calorific and commercial values. These gas can be used as a heat source or as fuel also. नीति आयोग ने अपने जो 3 साल का एजेंडा एक्शन एजेंडा प्रोग्राम था 2017 to 2020 has also assessed the benefit cost ratio of thermal pyrolysis and plasma gasification as waste to energy technologies. तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो भी उन्होंने अपने एजेंडाज में मेंशन किए थे. Next question, mercury is a toxic substance that severely contaminates land, water, air and food chain. Which among the following is or are the sources of mercury pollution? तो pesticides, डेंटल एमेलगम फिलिंग्स, फ्लोरेसेंट लैम्प, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. तो ये सारे ही होते हैं. ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया मिसलेनियस. अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा और ये सबसे बड़ा पोर्शन है इस साइंस की घटना चक्र जो हम देख रहे हैं. तो देखिए ऑलमोस्ट हमने 358 पेजेस हम अगर यहाँ देखें तो हो गए हैं. 623 टोटल पेजेस हैं. सो 350 पेजेस में अराउंड आपका कंप्लीट हुआ है फिज़िक्स और केमिस्ट्री. अब ये बड़ा पोर्शन बचा हुआ है बायोलॉजी का जो हम स्टार्ट करेंगे. एंड बाकी सारे ही पेजेस जो हैं वो बायोलॉजी के ही हैं. क्वेश्चन भी देखिए ज़्यादातर बायोलॉजी से आते हैं. सो ऑल्दो एज आई डिस्कस अर्लियर कि मैंने इसके 2 वीडियोस डाल दिए थे, बट वील स्टार्ट इन द सिमेट्री ओनली. उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट अब आपका स्टार्ट होगा बायोलॉजी के साथ. एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कीप रिवाइजिंग. कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए चीज़ों को. छोटे वीडियोस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आप रिविजन कर सकते हैं. इसके अलावा देखिए आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं होती उनको थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए.
अपने स्टिकी नोट्स में फॉर्म कीजिए, अपने सामने लगाइए, जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सब आप कुछ प्रैक्टिसेस करके ईज़िली, मतलब देखिए जो स्टेट एग्ज़ाम्स पे अभी जो हम फोकस करें तो ईज़िली स्टेट एग्ज़ाम्स आप निकाल सकते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी स्ट्रैटेजी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जब हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड फ़िलहाल के लिए आप इस तरीक़ों को अपना के अपना ईज़िली कर सकते हैं। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, share the channel, subscribe the channel, like the video, and take care. Jai Hind, Jai Bharat.